हिमाचल की बर्फीली चोटियों के बीच बसा नीलगिरी गांव सुबह की पहली किरण के साथ जाग उठा था। चारों ओर देवदार के वृक्षों पर जमी बर्फ चांदी की तरह चमक रही थी। गांव की शांति में केवल पक्षियों की चहचहाहट और दूर बहते झरने का शोर था। लेकिन कैलाश जी के आंगन में आज एक अलग ही तूफान आने वाला था। कैलाश जी अपने बरामदे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों में 70 वर्षों का अनुभव और थकान दोनों झलक रही थी। उनकी प्यारी सफेद गाय धौली पास ही खूंटे से बंधी जोर जोर से रंभा रही थी। चुप हो जा मेरी गौ माता, अभी आर्यन आता ही होगा। तभी घर के भीतर से बर्तनों के पटकने की जोरदार आवाज आई। कैलाश जी की बड़ी बहू सुमन रसोई से बाहर निकली। उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी के बजाय क्रोध के काने बादल छाए थे। सुनो जी, क्या आप बहरे हो गए हैं? मैंने कहा कि रसोई में पानी खत्म हो गया है और इस कड़ाके की ठंड में मैं झरने से पानी भरने नहीं जाऊंगी। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही हो? पिताजी बाहर बैठे तो हैं, उन्हीं से कहो। बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। बर्फबारी की वजह से हड्डियां जवाब दे रही हैं। आर्यन बस लकड़ियां लेकर आता ही होगा, उसे भेज देना। वाह पिताजी, आर्यन आर्यन और आर्यन, बस यही नाम रटते रहते हैं आप। उस काने को तो आपने सिर पर चढ़ा रखा है। वो लकड़ियां लाएगा या झरने से पानी? और ये आपकी गाय, सुबह 4 बजे से इसने मेरा सिर खा लिया है। क्या मैं यहाँ गाय भैंसों की सेवा करने के लिए ब्याह कर आई थी? बेटी, धौली सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये तेरी सास की आखिरी निशानी है। इसे थोड़ा दाना डाल दे, बड़ी मेहरबानी होगी। सुन रहे हैं आप? इनकी मेहरबानी। मुझे तो लगता है इन्होंने अपनी आंखें ही नहीं, आंखें भी खो दी है। गांव वाले ठीक ही कहते हैं, जिस घर में काना और बूढ़ा साथ हो उस घर की बरकत उड़ जाती है। सुमन ठीक कह रही है पिताजी। शहर में मेरे दोस्त अपनी पत्नियों को घुमाने ले जाते हैं और मैं यहाँ आपकी और इस अपाहिज आर्यन की चौकीदारी कर रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर हम ये घर और नीचे वाली जमीन बेच दें तो शहर के पौष इलाके में एक फ्लैट आ जाएगा। जमीन बेच दे? विक्रम, तू क्या कह रहा है? वो जमीन हमारे पुरखों की निशानी है, वो मेरे खून पसीने से सींची गई है। और आर्यन, उसका क्या होगा? उसे तो एक आंख से दिखता भी नहीं, वो शहर की भीड़ में कहां जाएगा? पिताजी, आर्यन का भविष्य तो वैसे भी अंधकार में है। एक आंख वाले को शहर में कौन नौकरी देगा? उसे यहीं किसी मंदिर के बाहर बिठा दीजिएगा, लोग दया में कुछ न कुछ दे ही देंगे। तभी गेट खुला और आर्यन भीतर दाखिल हुआ। उसकी पीठ पर लकड़ियों का एक विशाल गट्ठर था। उसके फटे हुए पुराने स्वेटर के धागे निकल रहे थे और ठंड से उसके होंठ नीले पड़ गए थे। उसने विक्रम की आखिरी बात सुन ली थी। भैया, मैं अपाहिज हो सकता हूँ, लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं मेहनत करूंगा। आ गया बड़ा हरिश्चंद्र, मेहनत करेगा? जरा अपनी सूरत आईने में देखी है? कोई लड़की तुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। गांव के बच्चे तुझे काना कहकर चढ़ाते हैं। तू तो इस घर पर और हमारे भविष्य पर एक बदनसीबी का साया है। भाभी, मैं जानता हूँ कि मेरी एक आंख नहीं है, पर मेरा दिल तो साफ है। पिताजी, अब परेशान मत होइए, मैं अभी धौली को घास डालता हूँ और झरने से पानी भी ले आता हूँ। मेरे बच्चे, तू ही मेरा सहारा है। काश मैं तेरे लिए कुछ और कर पाता। विक्रम और सुमन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, कैसे भी करके कैलाश जी से जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवाना और इन दोनों को घर से बाहर का रास्ता दिखाना। दिन बीतते गए और कैलाश जी की चिंता बढ़ती गई। उन्हें डर था कि उनके बाद आर्यन का क्या होगा। एक दोपहर कैलाश जी ने हिम्मत जुटाई और पास के गांव सुंदरनगर जाने का फैसला किया। वहां उनके बचपन के दोस्त दीनदयाल रहते थे। जब कैलाश जी दीनदयाल के घर पहुंचे तो दीनदयाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अरे कैलाश, बहुत सालों बाद आए भाई, क्या बात है? सब ठीक तो है? हाँ दीनदयाल, सब ठीक है। बस अपने छोटे बेटे आर्यन के लिए आया था। सुना है तुम अपनी बेटी सपना के लिए वर ढूंढ रहे हो। कैलाश, हमारी दोस्ती अपनी जगह है, पर तुम अपनी बेटी के लिए क्या चाहोगे? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी बेटी का हाथ किसी ऐसे लड़के को दे दिया जाए जिसकी एक आंख ना हो? दीनदयाल, आर्यन को दिखता कम है, पर वो सोने जैसा खरा है। वो पूरी रात जागकर खेतों की रखवाली करता है। वो मेहनती है। मेहनत से पेट नहीं भरता कैलाश। समाज क्या कहेगा? लोग कहेंगे कि दीनदयाल को अपनी बेटी के लिए एक काना ही मिला था
और तुम्हारा बड़ा बेटा विक्रम, वो तो कहता है कि तुम लोग जल्द ही बेघर होने वाले हो। फिर मेरी बेटी कहाँ रहेगी? जंगल में? विक्रम ने ऐसा कहा, पर जमीन तो मेरी है। सच्चाई स्वीकार करो कैलाश, जमाना बदल गया है। अब कोई गुणों को नहीं, सूरत और दौलत को देखता है। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी बेटी सपना का रिश्ता एक शहर के अमीर घर में तय होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे मांगने वाले यहाँ दिखें। कैलाश जी बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़े। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो बर्फीली हवा में जमते जा रहे थे। जब वे वापस लौटे तो घर के बाहर उनका इंतजार एक और सदमा कर रहा था। कैलाश जी जब दीनदयाल के घर से अपमानित होकर लौटे तो वे पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने आर्यन को कुछ नहीं बताया, पर आर्यन अपनी एक आंख से भी अपने पिता के दिल का दर्द पढ़ सकता था। घर का माहौल और भी जहरीला हो गया था। विक्रम और सुमन अब खुलकर उन्हें बोझ कहने लगे थे। एक सुबह आर्यन ने सोचा कि वो धौली को पहाड़ के उस पार वाले घने देवदार के जंगल में ले जाएगा, जहाँ घास ताजी और हरी होती है। पिताजी, मैं धौली को लेकर नागटिल्ला की ओर जा रहा हूँ। वहाँ धूप अच्छी खिली है, धौली का मन भी लग जाएगा। बेटा, संभल कर जाना। वो जंगल बहुत घना है और कहते हैं वहाँ पुरानी आत्माओं का वास है। पिताजी, जिसे अपनों के तानों से डर नहीं लगा, उसे रूहों से क्या डर लगेगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। आर्यन धौली की रस्सी पकड़कर निकल पड़ा। चलते चलते वो जंगल के काफी भीतर पहुंच गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे जो आसमान को छू रहे थे। अचानक धौली रुक गई और उसने अपने कान खड़े कर लिए। सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी सिसकी आर्यन के कानों में पड़ी। कौन है? कौन है वहाँ? आर्यन ने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। एक छोटे से झरने के पास पत्थरों पर बैठी एक युवती रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल से सना था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। सुनो, तुम इस भयानक जंगल में अकेली क्यों रो रही हो? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? युवती ने डरकर ऊपर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझसे दूर रहो। क्या जमींदार ने तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए भेजा है? नहीं नहीं, शांत हो जाओ। मैं कोई जमींदार का आदमी नहीं हूँ। मैं पास के गांव का एक मामूली चरवाहा हूँ। मेरा नाम आर्यन है। तारा ने आर्यन की एक आंख की ओर देखा जिसमें दया थी। उसका डर थोड़ा कम हुआ। मेरा नाम तारा है। मैं अपनी नानी के साथ यहाँ पास की एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। नानी गुजर गई और गांव के जमींदार ने मेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। उसने कहा कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो वो मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ देगा। मैं भागकर यहाँ आ गई, पर अब कहाँ जाऊँ? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आर्यन को अपना और तारा का दुख एक जैसा लगा। उसे लगा जैसे ईश्वर ने ही उसे यहाँ भेजा है। तारा, मैं भी तुम्हारी तरह ही इस समाज के लिए बेकार हूँ। लोग मुझे काना कहते हैं और मेरा अपना भाई मुझे बोझ समझता है, लेकिन मेरे पिता बहुत नेक हैं। अगर तुम चाहो तो क्या तुम मुझ जैसे इंसान के साथ अपना जीवन बिताओगी? मैं वादा करता हूँ, मैं मरते दम तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। तारा स्तब्ध रह गई। उसने आर्यन की साफ गोई देखी। इस मतलबी दुनिया में जहाँ लोग सूरत देखते थे, वहाँ एक अजनबी उसे सहारा दे रहा था। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे उस जमींदार से बचाओगे? जब तक मुझ में जान है, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। उसी जंगल में बहते झरने के साक्षी भाव में आर्यन ने तारा के माथे पर लाल मिट्टी का तिलक लगाया और उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया। धौली मानो इस मिलन पर अपनी रंभाहट से आशीर्वाद दे रही थी। जब आर्यन तारा को लेकर घर पहुंचा तो घर में पहले से ही विक्रम और सुमन किसी कागज पर बहस कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आर्यन के साथ एक अजनबी लड़की को देखा, सुमन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे, ये क्या तमाशा है? एक तो खुद की आंख फूटी है, ऊपर से ये एक और मुसीबत ले आया। कौन है ये कलमोही? भाभी, अपनी जबान को लगाम दीजिए। ये तारा है, मेरी पत्नी। आज से ये इस घर की बहू है। पत्नी? वाह रे मेरे काने भाई, खुद के खाने का ठिकाना नहीं और ब्याह रचा लाया। पिताजी, देखिए आपका लाडला क्या गुल खिला रहा है। अगर आर्यन ने इसे अपनाया है तो मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ। बहू, अंदर आओ। खबरदार, अगर इस लड़की ने चौखट पार की तो। विक्रम जी, अब समय आ गया है, इन्हें सच बता दीजिए। विक्रम ने जेब से एक कागज निकाला और कैलाश जी के चेहरे के सामने लहराया। पिताजी, याद है पिछले हफ्ते आपने कुछ कागजों पर अंगूठा लगाया था? आपने सोचा था कि वे दवाइयों के कागज हैं, लेकिन वे इस घर और सारी जमीन के मालिकाना हक के कागज थे। अब ये घर मेरा है। विक्रम, तूने अपने बूढ़े बाप के साथ ऐसा छल किया। मैंने तुझ पर भरोसा किया था। भरोसा शहर में नहीं बिकता पिताजी। अब सुनिए,
अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको और इस आर्यन को नौकरों की तरह रहना होगा, और इस नई बहू को तो मैं एक पल भी यहाँ नहीं रखूंगा। भैया, जमीन और मकान आपको मुबारक हो, हमें आपकी भीख नहीं चाहिए। पिताजी, आप मेरे साथ चलिए, हम कहीं भी रह लेंगे, पर यहाँ जिल्लत की रोटी नहीं खाएंगे। हाँ हाँ, जाओ, और अपनी ये बदसूरत गाय धौली भी ले जाओ, इसके गोबर की बदबू से मेरा दम घुटता है। कैलाश जी ने नम आंखों से अपने बड़े बेटे की ओर देखा, जो अब उनके लिए अजनबी हो चुका था। उन्होंने आर्यन का हाथ थामा। चल बेटा, जहाँ स्वाभिमान न हो वहाँ स्वर्ग भी नर्क के समान है। रात के अंधेरे में बर्फबारी के बीच कैलाश जी, आर्यन, तारा और धौली उस घर से निकल पड़े जिसे कैलाश जी ने तिल तिल कर बनाया था। पीछे से सुमन और विक्रम के ठहाकों की आवाज गूंज रही थी। वे जंगल की ओर बढ़ रहे थे, जहां तारा की पुरानी टूटी फूटी कुटिया उनका इंतजार कर रही थी। रास्ता कठिन था, पर उनके हौसले अब भी बुलंद थे। उस रात बर्फीली हवाओं के बीच आर्यन, तारा और कैलाश जी जंगल की एक पुरानी गुफा में शरण लेने को मजबूर थे। धौली गाय गुफा के मुहाने पर खड़ी पहरा दे रही थी। कैलाश जी की तबीयत बिगड़ रही थी, उन्हें बहुत तेज बुखार था। तारा, पिताजी का शरीर आग की तरह तप रहा है, हमें कहीं से पानी और आग का इंतजाम करना होगा। आर्यन देखो, गुफा के उस कोने से नीली रोशनी आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही वे गुफा के भीतर गहराई में गए, उन्होंने देखा कि एक दीवार पर अजीब सी चमकती हुई आकृतियां बनी थी। जैसे ही आर्यन ने उस दीवार को छुआ, एक गुप्त रास्ता खुल गया। सामने एक विशाल पुस्तकालय जैसा कमरा था, जहां मिट्टी की हजारों साल पुरानी तख्तियां रखी थी। ये क्या है? यहाँ तो बहुत पुरानी किताबें और नक्शे हैं। बेटा, ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। हमारे दादाजी कहा करते थे कि हमारे वंश के पास एक ऐसा राज है जो मिट्टी को पत्थर और पत्थर को मिट्टी बना सकता है। आर्यन ने एक पुरानी तख्ती उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों की कमजोरी उसे ये प्राचीन भाषा पढ़ने से नहीं रोक रही, बल्कि उसकी दूसरी आंख अब मन की आंखों से देख पा रही थी। उसने उस तख्ती में लिखा एक नुस्खा पढ़ा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। आर्यन ने गुफा में मिली जड़ी बूटियों और उस खास नीली मिट्टी से एक लेप बनाया और कैलाश जी को दिया। चमत्कारिक रूप से कुछ ही घंटों में कैलाश जी का बुखार उतर गया और वे खुद को पहले से कहीं ज्यादा जवान और ताकतवर महसूस करने लगे। आर्यन, ये मिट्टी तो जादुई है। अगर हम इससे औषधियाँ और खास बर्तन बनाएं तो हम पूरी दुनिया की सेवा कर सकते हैं। हाँ तारा, अब हम वापस गांव नहीं जाएंगे, हम इसी जंगल में अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। आर्यन ने उस प्राचीन ज्ञान का उपयोग करके ऐसी मूर्तियां और बर्तन बनाना शुरू किया जो हवा को शुद्ध करते थे और पानी को अमृत जैसा बना देते थे। जल्द ही जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा लेकिन अति आधुनिक गांव जैसा आश्रम बन गया। दूर दूर से लोग अपनी बीमारियां ठीक करवाने और वो अद्भुत कला देखने आने लगे। आर्यन अब काना नहीं कहलाता था, बल्कि लोग उसे वैद आर्यन कहने लगे थे। उसकी ख्याति इतनी बढ़ी कि शहर के बड़े बड़े व्यापारी उससे मिलने आने लगे। उसने अपनी कमाई का सारा हिस्सा अस्पताल और स्कूल खोलने में लगा दिया। उधर विक्रम और सुमन, जिन्होंने धोखे से घर हड़पा था, वे पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। जिस जमीन के लिए उन्होंने पिता को निकाला था, वहां सूखा पड़ गया और उनका सारा पैसा मुकदमों में खत्म हो गया। वे दाने दाने को मोहताज होकर उसी जंगल की ओर आए जहां आर्यन का नया साम्राज्य था। भाई, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पापी भाई विक्रम हूँ, हमें भूखा मरने से बचा लो। तारा बहन, हमें माफ कर दो, हमने धन के लालच में सब कुछ खो दिया। आर्यन ने उन्हें देखा, फिर कैलाश जी की ओर देखा। विक्रम, तुमने हमें घर से निकाला था, लेकिन हम तुम्हें यहाँ से नहीं निकालेंगे। लेकिन याद रखना, यहाँ तुम्हें राजा की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण सेवक की तरह रहना होगा। तुम्हें मिट्टी खोदनी होगी और सेवा करनी होगी। आर्यन ने विक्रम को माफ तो कर दिया, लेकिन उसे वो धन या अधिकार नहीं दिया जिसका उसने दुरुपयोग किया था। आर्यन और तारा ने मिलकर उस जादुई मिट्टी की कला को पूरी दुनिया में फैला दिया। आर्यन की आंख तो ठीक नहीं हुई, पर उसने दुनिया को एक नई नजर दे दी थी। अंततः धौली गाय अब उस बड़े आश्रम के हरे भरे मैदानों में चरती थी और कैलाश जी गर्व से अपने बेटे और बहू को देखते थे। अब उस पहाड़ पर कोई काना या बूढ़ा बोझ नहीं था, बल्कि वे सबके लिए प्रेरणा बन चुके थे।